अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये स्प्रिंग 2023 का आपका जो है पेपर है, तो इसमें दो टॉपिक्स जो हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अहम हैं, लाजमी आने हैं। एक तो IFRS 9 हो गया आपका और एक दूसरा आपका IAS 12 हो गया। ठीक है, IFRS 16 तो आना ही आना है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इस पेपर को मैं क्विकली रन थ्रू आप लोगों को करवा देता हूँ। बाकी पेपर्स भी मैं इसी तरीके से जो है ना, क्या कहते हैं, मैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर या रिकॉर्डेड जो है वीडियोस आप लोगों से शेयर कर दूंगा जो मैंने डिस्कस किया होगा। सो आपको आइडिया हो जाए एक तरीके से कि किस तरीके से सॉल्व हुए हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ZL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। 8 मार्क का आपका सवाल है। जिंक लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 1 जनवरी 2022 को ZL परचेज 1.5 मिलियन बॉन्ड्स ऑफ कूपर लिमिटेड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपया विद अ मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर्स। मतलब 105 रुपया पर जो है बॉन्ड खरीदा है। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ दीज बॉन्ड्स वॉज 2 रुपीज़ ईच। ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो 2 रुपया है, ठीक है ना। द कूपन रेट इज़ 13% per annum payable annually on 31st December while the effective interest rate was approximately 11.1% per annum। IRR जो है 11.1% था, कम भी होना चाहिए। क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर आप रिकॉल करें, सो रेगुलर क्लास में हम पढ़ते थे कि अगर तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट और प्रीमियम इन्वॉल्व होगा तो आपका IRR क्या होगा, कम होगा, विच इज़ एविडेंट फ्रॉम दिस फैक्ट। द इन्वेस्टमेंट वॉज क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। At 31st December 2022 the bonds were quoted at rupees 103 each on stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज पे 103 रुपये पर चल रहा था। फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे जो है हमने मेजर किया है। तो इसकी एंट्रीज जो है क्विकली हम लोग देख लेते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को हमने डेबिट किया है, बैंक को क्रेडिट किया है 105 रुपये के हिसाब से। सही है, 100 + 5 105 रुपया। और बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने थे, 1.5 लिखा हुआ भी है। सही है, 1.5 मिलियन बॉन्ड्स। सही है, 1.5 मिलियन बॉन्ड्स इंटू 105 तो 157.5 से मैंने इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। अच्छा सर जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी क्योंकि हमने पढ़ा है फेयर वैल्यू थ्रू OCI और अमोर्टाइज कॉस्ट में चाहे इन्वेस्टमेंट डेट हो, इक्विटी हो, वो कैपिटलाइज होती है। तो आप देख लें, इन्वेस्टमेंट डेबिट किया 1.5 मिलियन इंटू 2। ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर बॉन्ड जो है वो 2 रुपया थी। सही है, आप देख सकते हो। ऑफ दीज बॉन्ड्स वॉज ₹2 ईच। सही है, तो 3 मिलियन जो है वो हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज कर दी। यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी इन्वेस्टमेंट आज कितने की है, पर बॉन्ड मेरा कितने की कॉस्ट है, तो मैं बोलूँगा 107 रुपया। ठीक है ना। अब 31 दिसंबर पर आपको पता है चूँकि डेट इन्वेस्टमेंट है तो हम क्या करते हैं, हम IRR की बेसिस पर जो है क्या चार्ज करते हैं, इनकम चार्ज करते हैं। सो आप देखिएगा मैंने IRR की बेसिस पर इनकम चार्ज किए, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। आप चाहें तो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी बना सकते हैं। सर कितने से इन्वेस्ट जो आपने चार्ज की है वो IRR आप सर ऑब्वियसली आपको पता है कि IRR जो आपकी कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट आप उस पर लेते हैं 157.5 + 3। सही है ना, तो टोटल हो गया 160.5। उसके ऊपर 11.1% IRR। हमने पढ़ा था ना कि इनकम के लिए आप कौन सी अमाउंट लेते हैं, जो आपकी जो है क्या कहते हैं, आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट जो आती है वो उसके ऊपर आप रेट लगाते हैं, या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप कह रहे हैं, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है। सही है, आप उसके ऊपर रेट लगाते हैं। तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो थी वो 160.5 थी। सही है, 157 और 3 का सम। सो उसके ऊपर आपने 11.1% लगाया, तो इतने से इनकम बुक करेंगे। बट आपकी जो आपको जो रिसीव होगा वो आपको पता है हमेशा फेस वैल्यू पर कूपन रेट लगा के जो आपका वैल्यू आती है वो आपका रिसीट होता है, या अगर लायबिलिटी है तो उतना आप पे करते हो। तो चूंकि आपकी फेस वैल्यू थी 150, उस पर 13% के हिसाब से आपको रिसीव हुआ इतना। सही है, तो आपकी अगर कोई अमोर्टाइज कॉस्ट पूछे कि ईयर 1 के एंड पर या 31 दिसंबर 2022 के एंड पर कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 157.5 + 3 + 17.82 - 19.5। यही स्केड्यूल बनाते थे ना आप, ओपनिंग के अंदर लिखते थे 160.5, उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम लगाते थे तो वो प्लस होता था, पेमेंट को माइनस करते थे तो क्लोजिंग आ जाता था। तो यही तो किया है हमने। तो ये आता है 158.82 आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट, जबकि मार्केट में फेयर वैल्यू कितनी चल रही है, 103 रुपया पर बॉन्ड चल रही है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1.5, तो 103 × 1.5 तो आपकी फेयर वैल्यू आ गई 154.5। आप खड़े हो 158.82 पर, तो आपको कितने से लॉस बुक करना है, 4.32 से लॉस बुक करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है, इस सवाल के सॉल्यूशन पे क्लैरिटी है।
अच्छा जी, आई एम श्योर दैट्स द मोर इफेक्टिव वे कंसिडरिंग जो है हम लोगों को अपना टाइम भी सेव करना है। पार्ट 2 कर लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2022 ZL इशूड 2 मिलियन, अब ये लाइबिलिटी ये इशू किया है हमने 2 मिलियन 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपया ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपया ईच। 10 रुपये के डिस्काउंट के ऊपर जो है वो फेस वैल्यू हमने जो है वो 100 रुपये की फेस वैल्यू वाला इशू किया है। सही है ना, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, तो लाइबिलिटी जो है आपकी 100 माइनस 10% कितना होता है 10, तो 90 रुपये से। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ दीज शेयर्स वर 3 मिलियन। ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है उसका क्या करेंगे, अगर तो अमोटाइज कॉस्ट पर है तो कैपिटलाइज करेंगे माइनस करके, और अगर P&L पर है तो इसको आप एक्सपेंस आउट करेंगे। अभी हमने रिवीजन में डिटेल में बात भी की है। ZL measured preference shares at fair value through P&L, हाँ फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर, इसका मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी, एक्सपेंस आउट होगी। At 31st December 2022, the shares were quoted at ₹80 each on stock exchange and ZL has estimated 80 रुपया जो है ईयर एंड के ऊपर जो है इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है पर शेयर। ZL has estimated the 70% reduction in the fair value is due to drop in ZL's credit rating। अगर आप रिकॉल करें, हम लोगों ने जो है रिवीजन वीडियो जो कल हम लोगों का सेशन था उसमें देखा था कि जब भी आप फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पर रखते हैं तो जो भी आपका क्या कहते हैं फेयर वैल्यू का चेंज बेस रेट की वजह से होता है वो P&L में चार्ज होता है, और अगर कंपनी की क्रेडिट रिस्क रेटिंग या क्रेडिट डिटोरिएशन की या परफॉर्मेंस की वजह से होता है तो वो OCI में चार्ज होता है। तो यहाँ इसने बता दिया कि जो भी फेयर वैल्यू में चेंज आ रहा है उसका 70% जो है इट इज़ रिलेटेड टू डिटोरिएशन इन क्रेडिट रेटिंग। नो डिविडेंड वॉज डिक्लेयर ड्यूरिंग 2022 इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स। ठीक है, तो आए इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग क्विकली। सबसे पहले तो आपने जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी को आपने बुक कर लिया। बैंक डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने से, भाई 90 रुपये के ऊपर 100 रुपये का फेस वैल्यू था, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया था, 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन इंटू 90 180 मिलियन से आपने बुक कर लिया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट चूँकि फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी। फिर आपने जो है क्या किया, आपने जो है एक्सपेंस बुक किया बेस्ड ऑन IRR। अब यहाँ चूँकि IRR और कूपन रेट आपका एक तरीके से जो है वो सेम ही है, तो आपने 200 इंटू 10% इंटू 6/12 पे आपने कर दिया। सही है, 10 रुपये से आपने बुक कर लिया। आपने जो है 6/12 क्यों किया है सर जी, 6/12 में हमने इसलिए किया है क्योंकि जो है वो आपने जुलाई में इशू किया है। देख लें 1 जुलाई 2022 को इशू किया है। ठीक है जी, अब हम फेयर वैल्यू पर लेकर जाएंगे। आज हम अगर कोई हमसे पूछे कि हमारे इस लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है तो हम क्या बोलेंगे, 180 माइनस 10 160 रुपया एक तरीके से। ठीक है जी, अब जो है क्या कहते हैं हम वो क्या कहते हैं फेयर वैल्यू पर लेके चले जाते हैं। फेयर वैल्यू पर आई एम सॉरी 180 प्लस 10 190 रुपये में माइनस कर गया था। ठीक है ना, 180 आपका जो फाइनेंशियल लायबिलिटी डे 1 पे थी, इंटरेस्ट की वजह से एक्रू हुआ है तो 10 रुपये से जो है वो इंटरेस्ट। सर आपने पेमेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये खुद बोल रहा है कोई भी पेमेंट नहीं हुई है सवाल में। तो 190 रुपये पर आप खड़े हो। मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है, मार्केट में वैल्यू चल रही है आपकी, अगर आप सवाल देखो तो इट स्टेट्स कि मार्केट में जो है ₹80 ईच ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अगर 80 रुपये का एक आपका जो है क्या कहते हैं चल रहा है तो 2 मिलियन कितने के होंगे, 160 मिलियन के। आपकी वैल्यू 190 160 मिलियन, तो कितने रुपए से जो है रिडक्शन आनी चाहिए फेयर वैल्यू में, 30 रुपये से। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी 30 रुपये से कम होनी चाहिए। तो 30 का जो 70% है ये कहाँ चार्ज होगा, OCI में, और 30 का जो 30% है वो कहाँ चार्ज होगा, P&L में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। सो ये हम लोगों ने जो है ये लेटेस्ट अटैम्प्ट का एक क्वेश्चन था IFRS 9 पे, सो हम लोगों ने वो देखा। अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो वी शुड मूव ऑन।